हो जाए। 10:42 हो रहा है, ठीक है कर दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ई क्लासेस प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस नए वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक बुक चलती है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है राजनीति विज्ञान, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, यानी ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी अप्रोच क्या है। तो इसको जानने से पहले हम बात करेंगे कि आखिर राजनीति विज्ञान क्या है। अब चूंकि बीए फर्स्ट ईयर की पहली क्लास शुरू हो रही है, पहला चैप्टर है, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, इसको प्रारंभ करने का श्रेय, इसे प्रारंभ करने का श्रेय यूनानी विचारकों को जाता है। यूनानी विचारक, सुकरात यूनानी विचारक थे, अरस्तु यूनानी विचारक थे, प्लेटो यूनानी विचारक थे। यूनानी वास्तव में बड़े आदरणीय माने जाते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो यूनानियों ने राजनीति विज्ञान को जन्म दिया, ज्योतिष को जन्म दिया, सप्ताह के 7 दिनों में जो विभाजन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यह यूनानियों ने सबसे पहले दिया। विश्व के विभिन्न देशों में जो मिलिट्री शासन है वह यूनानियों ने दिया। जो पर्दे पर जो नाटक खेले जाते हैं उसमें जो पर्दा है उसके लिए यवनिका शब्द इन्होंने प्रयोग किया। ज्योतिष के क्षेत्र में ये बड़े आदरणीय माने जाते हैं। तो यूनानी विचारकों ने ही राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने इस राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। सर्वोच्च विज्ञान, अरस्तु ने ही राजनीति विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा। विज्ञानों का विज्ञान। अरस्तु ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन एक किताब है अरस्तु की, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, बुक का नाम भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का है, ग्रीक, जिसका अर्थ होता है, पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस से मिलकर बना है। पोलिस, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। नगर राज्य, अतः संपूर्ण नगर राज्य की गतिविधियों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु। दार्शनिक राजनीति विज्ञान, दार्शनिक राजनीति विज्ञान के जनक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो को माना जाता है। चीन के प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस, चीन के प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस और भारत के कौटिल्य ने इस राजनीति विज्ञान के स्थान पर, राजनीतिक सिद्धांत के स्थान पर राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र कहकर पुकारा है। नीति शास्त्र, अलग अलग नाम है। विचारक राजनीति विज्ञान को किस नजरिए से देख रहे हैं, यह हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौटिल्य ने नीति शास्त्र कहा। पोलक ने राजनीति को राजनीति का विज्ञान कहा। राजनीति का विज्ञान। बिस्मार्क ने
संभाव्य कला कहा, संभाव्य कला। बिस्मार्क ने संभाव्य कला कहा। कार्ल मार्क्स ने इस राजनीति विज्ञान को घनीभूत अर्थनीति कहा, घनीभूत अर्थनीति। पोलार्ड ने राजनीति विज्ञान को सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति में डिवाइड किया। तो इस तरीके से ये राजनीति विज्ञान के विषय में इन लोगों की अवधारणा है। अब चूंकि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य। अब जब केंद्रीय विषय राजनीति विज्ञान का राज्य है, तो हम राज्य के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना बहुत जरूरी समझते हैं। परंपरागत और आधुनिक पर आने से पहले हम राजनीति विज्ञान क्या है, अब चूंकि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय ही राज्य है, तो राज्य की संक्षिप्त जानकारी कर लेते हैं। राज्य 16वीं शताब्दी की देन है। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग इटली के प्रसिद्ध विद्वान मैकियावली ने किया था। मैकियावली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में किया था। प्रिंस, द प्रिंस। इसीलिए मैकियावली को राष्ट्र राज्य का भी जनक कहा जाता है, राष्ट्र राज्य का जनक, राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है मैकियावली को। तो राज्य राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य बनने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। 4 तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहले पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भूभाग, तीसरा तत्व सरकार का होना आवश्यक है, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता। कोई राज्य जब राज्य बनेगा जब उसके पास प्रॉपर जनसंख्या हो। प्लेटो आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताते हैं। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में 10,000 नागरिक होने चाहिए। जनसंख्या इतनी अधिक भी नहीं हो कि वह अपना आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाए, जनसंख्या इतनी कम भी न हो कि वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। यानी पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए एक राज्य के पास। दूसरा निश्चित भूभाग या भूक्षेत्र, क्षेत्र ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें। भूभाग में केवल स्थल मंडल होता है, भूक्षेत्र में स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल भी शामिल होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये भारत है, मान लीजिए यह भी भारत है, स्थल मंडल। अगर किसी देश के आसपास अगर जलीय सीमा है, उसकी समुद्र है, तो यहां से 19.2 किलोमीटर्स, इधर 19.2 किलोमीटर्स, वह उस देश का ही क्षेत्र माना जाएगा। तो यह स्थल मंडल 19.2 किलोमीटर तक, जलमंडल और जस्ट इसके ऊपर का जो वायुमंडल वह भी भारत है। इसीलिए निश्चित भूक्षेत्र भी होना जरूरी है। जैसे वायु क्षेत्र का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, हमारी वायुसेना से परमिशन लेने के बाद ही कोई प्लेन हमारी सीमा में आ सकता है। ऐसे ही यहां नेवी लगी रहती है, भारत की नेवी रहती है, यहां पर मिलिट्री तो बॉर्डर की रक्षा करती ही है। तो निश्चित भूक्षेत्र भी होना बहुत जरूरी है। सरकार राज्य की इच्छाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का कार्य सरकार करती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य का एजेंट है सरकार। भाई राज्य की इच्छाओं को राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर रखने का सरकार करती है। तो राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी है। चौथा संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, प्राण तत्व। संप्रभुता
के कारण ही कोई राष्ट्र, कोई देश अपनी आंतरिक और बाह्य यानी विदेश नीति तय करता है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। इसलिए चारों तत्व जिसके पास होते हैं वो राज्य होता है। जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब राज्य हैं। लेकिन यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी इस अर्थ में ये राज्य नहीं है, ये देश की इकाई है, प्रांत है, जिन्हें साधारण बोलचाल में राज्य कह दिया जाता है। तो ये राज्य हो गया। अब राज्य, हम आज जिस राज्य की बात करते हैं वो 16वीं शताब्दी की देन है। तो अब 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जो राज्य था वह एक पुलिस राज्य था। पुलिस राज्य, ये पुलिस राज्य क्या होता है? पुलिस राज्य वह होता है जो केवल अनिवार्य कार्य करता है। अनिवार्य कार्य, अनिवार्य कार्य कौन कौन से? 3 अनिवार्य कार्य हैं भाई। शांति बनाए रखना देश में, उस देश की सुरक्षा करना और न्याय करना। 16 से 19वीं शताब्दी तक, या कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक, पुलिस राज्य की धारणा थी जो केवल 3 कार्य करता था: शांति, सुरक्षा और न्याय। जन कल्याण के कार्य यह राज्य नहीं करता था। पुलिस राज्य जन कल्याण के कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक कल्याणकारी राज्य में आए। तो जब ये 3 कार्य करेगा, शेष कार्य और व्यक्ति को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो अपना विकास खुद कर लेगा। इससे बाजारीकरण का बोलबाला हुआ, बाजारीकरण का। इससे व्यक्तिवादी विचारधारा आई, इससे पूंजीवादी व्यवस्था आई, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत की बात की गई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुलिस राज्य का स्थान लोक कल्याणकारी राज्य ने ले लिया। लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य वह होता है जो अपने यहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वह लोक कल्याणकारी राज्य हो गया। सामाजिक न्याय इसकी आत्मा है। यह गरीब का दर्शन है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वर्तमान में राज्य अनिवार्य कार्य भी करता है और ऐच्छिक कार्य भी करता है, लोक कल्याण के भी कार्य करता है। तो इस तरीके से यह राज्य की अवधारणा है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है, इसलिए राज्य की संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त करना आपके लिए जरूरी है। तो अब यह हो गया राजनीति विज्ञान क्या है, यह बताया हमने और इसकी अवधारणा को बताया। अब बात करते हैं ये परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है, इसकी जानकारी करते हैं संक्षिप्त में। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में प्रारंभ हुआ, तो 1945 से पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर और लगभग 1965 या कह सकते हैं 70 के दशक तक की आधुनिक राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया। तो परंपरागत राजनीति को भी हम समझने के लिए परंपरागत राजनीति, इसमें कुछ पॉइंट हम बनाते हैं। जैसे पॉइंट्स में हम सबसे पहले चलते हैं समर्थक। इसके समर्थक और इसके समर्थक यानी समर्थक। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और यह द्वितीय विश्व युद्ध से
पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान था। समर्थक में गार्नर। गार्नर क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो गार्नर, गैटिल, लॉर्ड एक्टन, सीले, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट, ये सब कौन थे? इसके समर्थक थे। गार्नर क्या, इसके समर्थक कौन थे? चार्ल्स मेरियम, गॉस्नेल, लासबेल, रॉबर्ट डेहेल, ये सब क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक है। आधुनिक, ये आधुनिक, यहां लिख देते हैं इसको, आधुनिक दृष्टिकोण। ये हो गया परंपरागत दृष्टिकोण। परिभाषाओं में अंतर करते हैं। ये जो जितने भी समर्थक हैं ये कहते हैं कि भाई ये राज्य का अध्ययन है। कुछ लोग राज्य का अध्ययन बताते हैं, कुछ लोग सरकार का अध्ययन बताते हैं, और कुछ लोग कहते हैं दोनों का अध्ययन है इसमें। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। सीले कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित विधा है। लीकॉक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। सीले कहते हैं कि जिस प्रकार राजनीति विज्ञान में शासन व्यवस्थाओं का अनुशीलन ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन का, बीजगणित में अंकों का, रेखागणित में समय और दूरी का किया जाता है, ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में शासन व्यवस्था का अनुशीलन किया जाता है। पॉल जेनेट और गिलक्राइस्ट ऐसे हैं जो राज्य का भी अध्ययन मानते हैं और सरकार का भी अध्ययन मानते हैं। ये परिभाषाएं हैं राज्य और सरकार से संबंधित। इसमें परिभाषाओं में बात करते हैं, इसकी परिभाषा में बात करते हैं। ये कहते हैं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, ये मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। इसके समर्थक मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान को। और क्या कहते हैं? शक्ति का अध्ययन। जो परिभाषा देते हैं वो शक्ति का अध्ययन बताते हैं। जैसे लासवेल और कैटलिन, वह शक्ति को राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का अध्ययन किया है लासबेल और कैटलिन ने, कैटलिन। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का अध्ययन एक विचारक है मार्गिन थाउ, पॉलिटिकल अमंग नेशंस किताब में उन्होंने इसका अध्ययन किया है। शक्ति का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया है। तो ये शक्ति का अध्ययन मानते हैं, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तीसरा राज्य व्यवस्था का अध्ययन बताते हैं इसको, राज्य व्यवस्था का अध्ययन। तो ये राज्य और सरकार का अध्ययन ये व्यापक है। भाई राज्य व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार या संविधान की व्यवस्था से व्यापक है। राज्य व्यवस्था में सब चीज आ जाती है, विस्तार है इसका जो है। तो ये राज्य व्यवस्था का अध्ययन बताते हैं। भाई इस परंपरागत राजनीति विज्ञान में कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करते हुए 1945 के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया। तो परिवर्तन करने के लिए 1925 में मेरियम, गॉस्नेल, लासवेल, ये शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्य थे तीनों, शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्य। ये त्रिमूर्ति कहलाती थी शिकागो विश्वविद्यालय की। तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान को जन्म देने का श्रेय शिकागो विश्वविद्यालय के तीन आचार्य
मेरियम, गॉसनेल और लासवेल को जाता है। प्राइमरी इलेक्शन एक बुक लिखी, उसमें इसका उल्लेख उन्होंने किया। तो ये मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, ये निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन बताते हैं। एक नाम आता है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन को आप पीजी क्लासेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। ये हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन बताया। उन्होंने बताया कि शासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ये उन्होंने बताया हर्बर्ट साइमन ने। तो इन परिभाषाओं में मानवीय क्रियाओं का, शक्ति का, राज्य व्यवस्था का, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन शामिल है। समर्थक हो गई, परिभाषा हो गई। तीसरा, इसका क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्षेत्र क्या है? वैसे तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का पूरा क्षेत्र ही राज्य है, लेकिन राज्य के अलावा भी 1948 में यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट एजेंसी है, विशिष्ट अभिकरण है यूनेस्को, उसके तत्वावधान में पेरिस में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इसके कुछ क्षेत्र तय किए गए। भाई क्या क्षेत्र इसका और होना चाहिए? तो क्या चार क्षेत्र तय किए गए इसमें। पहला क्षेत्र है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन होगा इसमें, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। दूसरा इसमें क्या है कि राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन होगा, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन शामिल होगा इसमें। तीसरा, इसमें विभिन्न प्रकार के दल, दबाव समूह, जनमत की राय क्या रहेगी, ये इसमें शामिल होगा। और चौथा, इन्होंने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विभिन्न प्रकार के, इन सब का, तो ये इसका क्षेत्र हो गया। इसके अलावा राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, संप्रभुता का अध्ययन, ये सब इसका क्या है? क्षेत्र है, इसी में सीमित है ये। जब अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो यह आधुनिक का क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मुख्य है। इसमें आधुनिक राजनीति शास्त्री संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ज्यादा करते हैं। यह शक्ति, सत्ता, प्रभाव, वैधता, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, अर्थात यह राजनीति विज्ञान को नेचुरल साइंसेस के करीब लाना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इधर अर्थशास्त्र, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन विषयों के करीब लाना चाहते हैं राजनीति विज्ञान को, इनका यह मत है। इसके लिए ये अध्ययन पद्धतियां कौन सी प्रयुक्त करते हैं? अध्ययन पद्धतियां अध्ययन पद्धतियों में देखिए, यह परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, कानूनी पद्धति। ये पूरा स्टडी जो है वो इन चार पद्धतियों के माध्यम से करते हैं। जैसे कि दार्शनिक पद्धति में एक कोई कल्पना कर ली जाती है और उस कल्पना को परिणाम तक पहुंचाया जाता है।
जैसे प्लेटो ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक लिखा, थॉमस मूर ने यूटोपिया ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने दार्शनिक पद्धतियों का ही प्रयोग किया है। ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग मैकियावेली है, बर्क है, इन लोगों ने किया है। यानी यह राजनीति विज्ञान को इतिहास की प्रयोगशाला मानते हैं। तो ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने किया है, टॉकविले ने किया है। अरस्तु ने करीब 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यह बताया कि विश्व में क्रांतियां क्यों होती हैं, क्रांतियों को रोकने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करते पूरे राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए। कानूनी पद्धति, कानूनी पद्धति का प्रयोग बिलोवी ने किया है। बिलोवी एक विचारक है, डिग्विट ने प्रयोग किया है। तो इस तरीके से ये परंपरागत राजनीति शास्त्री इन पद्धतियों का प्रयोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके बाद इसका अध्ययन, इसमें अध्ययन पद्धतियां, इसकी अध्ययन पद्धतियां यानी ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं समाज वैज्ञानिक अध्ययन। समाज वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें काम्टे एक विचारक हैं जो फ्रांस के रहने वाले थे, इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर हैं। वो ये बताते हैं कि समाज में भी इतनी स्टडी मटेरियल मौजूद है कि अगर उसका भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए तो बहुत सारे निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। तो ये समाज का वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक पद्धति, लासवेल और फ्रायड ने मनोविज्ञान में, आप पढ़ा होगा मनोविज्ञान में फ्रायड चलता है, तो फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया। अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। देखिए अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति क्या होती है कि राजनीति विज्ञान का एकाकी अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी राजनीति विज्ञान इतिहास से भी सामग्री लेता है, इकोनॉमिक्स से भी लेता है, साइकोलॉजी से भी लेता है, सोशियोलॉजी से भी लेता है, ज्योग्राफी से भी लेता है। तो सभी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट से सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से अध्ययन सामग्री लेते हैं। इस तरह के अध्ययन को अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। तीसरा इसमें आता है, नेक्स्ट आता है इसमें व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम, देखिए ये पद्धति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर उपागम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यानी सुधार हो रहा है, आधुनिक में परिवर्तन करने का प्रयास राजनीति विज्ञान में किया जा रहा है। व्यवहारवादी उपागम में सभी विचारक विभिन्न प्रकार की तालिका बनाकर, ग्राफ बनाकर, गणितीय मॉडल प्रस्तुत कर, विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करके राजनीति विज्ञान को विज्ञान सम्मत बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये समर्थक अध्ययन पद्धतियां हो गई। अध्ययन पद्धति के बाद बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आपने समर्थक जाने, परिभाषाएं जानी, क्षेत्र जाना, इसका अध्ययन पद्धतियों के आधार पर हमने इसका तुलनात्मक अध्ययन किया और अब इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं जान लेते हैं। विशेषताएं,
परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है, यानी कल्पनात्मक और आदर्शी है, यानी यह अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए कल्पनाओं का सहारा लेता है, आदर्श पक्षों का सहारा इसमें लिया जाता है। कल्पनात्मक, जैसे प्लेटो ने एक ग्रंथ लिखा है रिपब्लिक ग्रंथ लिखा है, तो इस रिपब्लिक ग्रंथ में उसने कल्पनाओं का सहारा लिया है, आदर्शों का सहारा लिया है। अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग, इसके अलावा ये अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करता है। यह नैतिकता और मूल्यों की बात करता है सबसे ज्यादा, ये मूल्यों को महत्व देता है। यह इसकी विशेषता, आधुनिक की विशेषताएं अगर देखी जाए तो विशेषताएं, यह कल्पनाओं का सहारा लेता है, यह वैज्ञानिकता का सहारा लेता है। यह पूरी तरह से स्टडी क्या है इसकी, वैज्ञानिकता। यह प्रत्येक घटना को विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखना चाहता है। यह बताता है कि जो घटना घटित हो चुकी है वो क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है, यह बताता है। यह केवल कल्पना का सहारा लेते हैं। इसमें मूल्यों को महत्व दिया जाता है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये इन मूल्यों को नहीं मानता, इसका मतलब है मूल्य मुक्त अध्ययन करता है। ये मूल्य मुक्त अध्ययन करता है। यह राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, कि राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था है। आधुनिक राजनीति विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रधानतः संकुचित अध्ययन, इसका अध्ययन संकुचित है काफी, यानी यूरोप और अमेरिका के देशों तक सीमित रहा है इसका पूरा अध्ययन। इसने तीसरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं किया। इसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक है, यूरोप अमेरिका के साथ साथ तीसरी दुनिया के देश, यानी पूरे विश्व का इसमें अध्ययन शामिल है। इसमें नई शब्दावलियों का प्रयोग किया है इन्होंने, नई शब्दावलियों का प्रयोग। नई शब्दावली कौन कौन सी है, जैसे राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति। इन सभी अवधारणाओं के एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ होते हैं। इसके बाद यह शोध और एक तरह से शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। इसने 1950 से लेकर 1967 तक बहुत सारे मॉडल्स का प्रयोग किया राजनीति विज्ञान में। मॉडल निर्माण का दौर था यह संतुलन सिद्धांत जॉर्ज लिस्का ने दिया था, खेल सिद्धांत टॉमस शेलिंग ने दिया था, व्यवस्था सिद्धांत मार्टिन कैपलॉन ने दिया था। तो इस तरह मॉडल्स का प्रयोग हुआ। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो कमियां आती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान आया, यानी यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है और यह मनुष्यों के व्यवहार पर अध्ययन बल देता है। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जिसे आप कहें कि पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लीली बहुत शानदार संस्था है, लेकिन ये आधुनिक वाले ये कहते हैं कि पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन शानदार संस्था नहीं है। शानदार है इसमें रहने वाले लोग, इन लोगों का व्यवहार बहुत शानदार है, इसलिए संस्था शानदार है। तो इसका पूरा फोकस मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है। इसमें यह राजनीति विज्ञान को कल्पनात्मक नहीं मानते बल्कि वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। यह राज्य
का प्रारंभ और अंत राज्य में नहीं मानते, रही राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य में नहीं मानते, बल्कि ये राजनीति विज्ञान को नेचुरल साइंसेस के करीब लाना चाहते हैं, इसे वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, ताकि विश्व जगत की समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से प्रस्तुत हो सके। बाद में फिर चार्ल्स मेरियम और डेविड ईस्टन आधुनिक राजनीति विज्ञान से भी परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद आता है, फिर उस पहले व्यवहारवाद आता है, फिर उत्तर व्यवहारवाद आता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद भी कह सकते हैं। इसके अगले चैप्टर में हम व्यवहारवाद के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज राजनीति विज्ञान के बारे में क्या विचार है विभिन्न विचारकों के। परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान बताया, राज्य की अवधारणा आपको स्पष्ट की। तो इस प्रकार आज इस क्लास में बस इतना ही। शेष बीए सेकेंड ईयर के लिए वीडियो आपको जल्द मिलेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।